नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 8 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मनोवैज्ञानिक कल्याण। और मनोवैज्ञानिक कल्याण का उदाहरण यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही साथ इसके घटक, इन सभी का हमें सामान्य संप्रत्यय पढ़ना है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना है। अगर वही इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक है साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना है। तो इस क्लास के बाद आपके जो पेपर 2 है जिसका नाम पॉजिटिव साइकोलॉजी है, उसका सभी यूनिट की क्लासेस हो जाएंगी। इसका प्लेलिस्ट बना है, जिन छात्रों ने अभी नहीं देखा है वो चैनल पे विजिट करें। सभी चीज़ का प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ, हर सेमेस्टर का बना हुआ है, आप उसे चेक करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है साइकोलॉजिकल वेलबींग, जिसको हम मनोवैज्ञानिक कल्याण या भलाई कहते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक कल्याण क्या है? सकारात्मक कामकाज के अंतर और अंतः व्यक्तिगत स्तरों को संदर्भित करता है। ध्यान से सुनिएगा, मनोवैज्ञानिक कल्याण क्या करता है? सकारात्मक, ठीक है, पॉजिटिव कामकाज मतलब अच्छा काम। व्यक्ति, देखिए इस समाज में दो किस्म के व्यक्ति काम करता है। एक अच्छा काम करके व्यक्ति नाम कमाता है, पैसा कमाता है, जिसके हम सकारात्मक कामकाज कहते हैं, जो समाज के द्वारा मान्यता जिसको प्राप्त है। और कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि करे गलत कार्य करके गलत तरीके से पैसा को जो है कमाते हैं, ठीक है। नाम उनका भी होता है लेकिन उनका नाम क्या है? निगेटिव पर्सपेक्टिव में होता है, तो उसे नकारात्मक हम कहेंगे, नकारात्मक कामकाज। हम बात कर रहे हैं सकारात्मक कामकाज के अंतर और अंतः व्यक्तिगत स्तरों को संदर्भित, मतलब अंतः व्यक्तिगत मतलब व्यक्तियों के बीच क्या अंतर है, इन सभी के स्तरों को ये इंगित करता है। मनोवैज्ञानिक कल्याण क्या करता है कि सकारात्मक कामकाज के अंतर, मतलब सकारात्मक कामकाज और नकारात्मक कामकाज में क्या अंतर है ये, और व्यक्तियों के उस काम को करने की क्या व्यक्तिगत विशेषता है, इस बात को संदर्भित या इंगित करता है। जिसमें किसी व्यक्ति का दूसरों के साथ संबंध और आत्म संदर्भित दृष्टिकोण शामिल हो सकता है। क्या हो सकता है? जिसमें किसी व्यक्ति का दूसरों के साथ संबंध कैसा है वो, और आत्म संदर्भित दृष्टिकोण मतलब अपने आप को देखने का नज़रिया, ठीक है, ये शामिल हो सकता है, अपने आप को आकलन करने का नज़रिया। जिसमें किसी की महारत और व्यक्तिगत विकास की भावना शामिल हो सकती है। इसमें और क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि कल्याण करने में, भलाई करने में, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको क्या है? प्रसिद्धि मिली होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोई व्यक्ति, या ऐसे समझे कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो उसका काम है, उस काम में इतना महारत हासिल किया होता है कि पलक झपकते अपने काम को वो कर देता है। कई वीडियो आप सोशल मीडिया पर ऐसे देखे होंगे कि ऐसे व्यक्ति अपने काम को किस तेजी के साथ करते हुए पाया जाता है। उसी को महारत और व्यक्तिगत विकास यानी कि अपना पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो, ये इसकी भावना शामिल होती है। व्यक्ति परक कल्याण मतलब व्यक्ति का अपना कल्याण। जीवन के संतुष्टि के प्रभाव, जीवन से व्यक्ति कितना संतुष्ट है उसका प्रभाव। निर्णयों के आयामों को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि जो हम जीवन में निर्णय लेते हैं उनके सभी प्रकार के प्रभावों को दर्शाता है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, व्यक्ति परक कल्याण व्यक्ति द्वारा किया गया कल्याण या व्यक्तियों का किया गया कल्याण। जीवन के संतुष्टि के प्रभाव निर्णयों के आयामों को दर्शाता है। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कितना व्यक्तियों के लिए कल्याण कर रहा है, अपने जीवन से कितना संतुष्ट है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन में किस प्रकार से निर्णय लिया हो, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा परिस्थिति आता है तो कि व्यक्ति क्या है, उसको एक डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन लेने में वो सकारात्मक पक्षों को ध्यान रखा है या नकारात्मक पक्षों को ध्यान रखा है, या भलाई का या परोपकार का ध्यान रखा है। इसी को क्या बताया गया है कि निर्णयों के आयामों को दर्शाता है। अब मनोवैज्ञानिक कल्याण एक बहुआयामी उदाहरण है, मतलब जो मनोवैज्ञानिक कल्याण है, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजिकल वेलबींग कहते हैं, यह बहुआयामी, इसमें मतलब बहुत से आयाम शामिल हैं, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, पहला बात
किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी इसमें शामिल है, और वो कामकाज के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। क्या करती है? जो किसी व्यक्ति की सबसे पहली बात मानसिक स्वास्थ्य और कामकाज से संबंधित जो भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों को शामिल करती है। और इसमें क्या है? व्यक्ति का इमोशनल यानी कि भावनात्मक, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, और सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, मतलब कि समाज से व्यक्ति जुड़ा है तो समाज में कैसे कल्याण कर रहा है, और आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी गलती को स्वीकार करना और स्वीकार करके आगे बढ़ना, उसको आत्म स्वीकृति। फिर पर्सनल डेवलपमेंट, फिर लचीलापन व्यक्ति को हमेशा होना चाहिए जिससे वो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, और स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी इसमें शामिल होता है। और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्यों? इसलिए स्वस्थ होना चाहिए, अगर आप शरीर से मन से स्वस्थ नहीं होंगे तो आप दूसरे व्यक्तियों का कल्याण या भलाई कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति आसानी से स्थिति का निर्धारण और व्याख्या कर सकता है। यदि आपका मेंटल कंडीशन अच्छा है, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक है, तो आप कोई भी परिस्थिति हो उसका अच्छे से क्या है निर्धारण और उसके बारे में अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप जिस पर्यावरण, जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के साथ अच्छे से समायोजन कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में सही फैसला ले सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं, और इन सभी चीज़ों से आप क्या है आत्मसंतुष्ट, मतलब कि अपने आप में संतुष्ट, अपने कार्यों से, अपने हर चीज़ों से हम संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक कल्याण कर लीजिए, मनोवैज्ञानिक भलाई कर लीजिए, इंग्लिश में साइकोलॉजिकल वेलबीइंग कर लीजिए। इसको हम क्या है, इसका अर्थ या कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कल्याण के 6 प्रमुख तत्व या कंपोनेंट जो हैं आपके सामने एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हो जाएगा वो है ऑटोनॉमी, जिसको हम स्वायत्तता बोलते हैं। स्वायत्तता क्या है? स्वायत्तता दूसरों की राय यानी कि दूसरों की विचार या अनुमोदन, स्वीकृति पर अत्यधिक भरोसा करने के बजाय सोचने और व्यवहार करने के बारे में निर्णय लेने की क्षमता है। स्वायत्तता क्या करता है? ऑटोनॉमी यह है कि दूसरों के व्यक्तियों की राय लेने और उनकी स्वीकृति पाने के बजाय हम क्या करें, हम जो भी परिस्थिति स्थिति उस पर खुद सोचें और क्या है उस हिसाब से व्यवहार करने की प्रक्रिया या व्यवहार करने का निर्णय लेना ही क्या है? स्वायत्तता। इसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। ठीक, दूसरा है कॉम्पिटेंस, जिसके बारे में अच्छे से हमने बात किया था। सामाजिक क्षमता, सामाजिक सक्षमता। ठीक है, ये क्या है? सक्षमता का अर्थ है ज्ञान, कौशल और योग्यताएं रखना और समस्याओं का हल करने और सार्थक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करना। सक्षम मतलब आप कितने क्या है, आप कितने किसी भी कार्य में कितने आप सक्षम हैं, कि मतलब उस कार्य को कितने अच्छे से आप जानते हैं, इसी को सक्षमता बोला जाता है। ये कह रहा है कि सक्षमता का अर्थ है कि ज्ञान, कौशल और योग्यताएं अपने पास आप रखना या उसको जानना, और समय पड़ने पर क्या है समस्याओं का हल करना और सार्थक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करना है, क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस, क्षमता। तीसरा है हेल्दी रिलेशनशिप यानी कि स्वस्थ रिश्ते। ये भी मनोवैज्ञानिक कल्याण की तीसरा प्रमुख तत्व है। इसमें क्या होता है? अधिकांश लोगों को दूसरों के साथ संबंधों की आवश्यकता होती है, सभी व्यक्तियों को, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में सामाजिक संबंध उसको रखने पड़ते हैं। कुछ लोग मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के बड़े समूह का आनंद लेते हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं करते। यानी कहने के ये तात्पर्य है कि मनोवैज्ञानिक कल्याण की तीसरा प्रमुख तत्व क्या है? स्वस्थ रिश्ते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, अपने मित्रों, सहकर्मियों, परिवार, पास पड़ोस के साथ रहना पसंद करते हैं और उनमें बहुत आनंद आता है और उनके साथ उनका संबंध क्या है? बहुत क्लोजली होता है। और लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो क्या है अकेले में, एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को जिस समाज में रह रहा है, समाज के आसपास जो है, अपने मित्रों से, दोस्तों से, कभी सभी से क्या है एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखे। जैसा कि आज के समाज में ये क्या है विलुप्त होता जा रहा है। जब से सोशल मीडिया या मोबाइल का चलन शुरू हुआ है, आज व्यक्ति अपने जो उसके मेन रिश्तेदार हैं उनके यहाँ क्या है जाना भी बंद कर दिया है। अधिकतर काम मोबाइल के माध्यम से हो जाता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो रिलेशनशिप हैं वो हेल्दी रिलेशनशिप
नहीं हो रहे हैं, रिलेशनशिप धीरे धीरे क्या है बिगड़ते जा रहे हैं। इस बात को व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। पांचवा है पर्सनल ग्रोथ, यानी कि व्यक्तिगत विकास। व्यक्ति का स्वयं का विकास ही क्या है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में क्या है, पर्सनल ग्रोथ करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, वे सीखने और नए अनुभवों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है, अभ्यस्त होते हैं। और क्या है, नए नए अनुभवों को जानने के लिए, जो उनसे क्या है उस काम में पुराने, उनसे जाकर वो क्या है नए नए अनुभव सीखते रहते हैं, नए नए ज्ञान सीखते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या है, समय के साथ जैसी समय की मांग होती है उस हिसाब से अपना नज़रिया दृष्टिकोण बदलते रहते हैं, जिससे क्या है उनका पर्सनल ग्रोथ अच्छे से होता है और ये मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। छठवां है लास्ट, पर्पज इन लाइफ, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को बनाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य, बिना उद्देश्य के आप उसी तरह हैं जिस तरह से नदी में एक नाव चल रही है, उसमें नाविक उपलब्ध नहीं है। तो जिस तरह से नाविक के रहने से नाविक क्या है पतवार की सहायता से आपको किनारे पहुंचा देता है, ठीक उसी प्रकार से उद्देश्य रहेगा तो आप उद्देश्य के साथ क्या है मेहनत करते करते उस मार्ग पे पहुंच जाएंगे जो मार्ग आपने हासिल किया है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या है दिशा और दशा की समझ होती है, उनको पता होता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें किस दिशा में किस डायरेक्शन में बढ़ना है। जैसे आप साइकोलॉजी से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता है कि साइकोलॉजी से करने के बाद क्या है हम क्या बन सकते हैं या क्या हम कर सकते हैं। तो ये एक ना एक सभी एम आप सभी बच्चों के पास होगा और उसी एम के रिगार्डिंग आप क्या है मेहनत कर रहे हैं, उसी एम के रिगार्डिंग क्या है आप अपना एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जीवन में उद्देश्य कई तरीके से होता है। एक जीवन में उद्देश्य ये होता है कि हम समाज में अगर हम पैदा हुए हैं तो समाज का भलाई करें, समाज में गरीब लोगों की मदद करें और जिससे क्या है हमको आत्मसंतुष्टि हो और अपने लाइफ में क्या है हम अपना गोल सेट करें, अपने माता पिता की सेवा करें और भी तमाम उद्देश्य जो होते हैं वो जीवन में ज़रूर बनाना चाहिए और उनको प्राप्त करने के लिए तब तक समय रहना चाहिए जब तक कि क्या हम उसे प्राप्त न कर सकें। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिक कल्याण की अवधारणा और घटक क्या होता है, इसका सामान्य संप्रत्यय हमने बताया। आज की क्लास के बाद आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी कंप्लीट पूरा हो गया। ठीक है, आगे क्लास में हम ये यूजी वाला क्लास हो गया है, पीजी की क्लासेस जो ऑलरेडी चैनल पे चल रही हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी आप लोग का जो भी डाउट होगा आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं कॉन्सेप्ट समझते हैं तो बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 79% बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप चैनल को, अगर आप मनोविज्ञान के बैकग्राउंड से हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे रिलेटेड मैं कंटेंट डालता रहता हूं, आपकी स्क्रीन पे वो आता रहेगा, आप देखते रहेंगे। आपको सब्सक्रिप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेरे अंदर एक क्या है एक आंतरिक शक्ति, एक इंटरनल एनर्जी देता है, मुझे मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने के लिए, आप लोगों को मनोविज्ञान की नई नई चीज़ों को सिखाने के लिए। तो आशा करते हैं आपको हमारा बात समझ में आया होगा। आप लोग सभी लोग से गुजारिश है कि आप जो है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी उन मित्रों के साथ जो मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं इस पर मनोविज्ञान से जुड़े सभी कंटेंट को लाता रहता हूँ। इस पर मैं पीजीटी भी तैयारी करवाता हूँ, मैं नेट की भी तैयारी जल्द ही नेट का जो जून में पेपर होने वाला है उसकी क्लासेस मैं हिंदी मीडियम से शुरू करने वाला हूँ। तो इन सभी के लिए आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।